जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिया जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी सितंबर 2023 के अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम जो राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चंद्रयान-3, जो अभी मुख्य बिंदु रहा है। तो चंद्रयान-3 ने लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। और यह सफलता भारत तक पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन, सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ समय बाद इसके साथ भेजे रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर पहुंचकर अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान-3 मिशन के तहत लैंडर मॉड्यूल विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। और यह 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग किया। और चंद्रयान-3 के जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की सतह पर रोवर को घुमाना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग। और इसमें जो लागत आई है वो लगभग 250 करोड़ की आई है, मतलब ये लॉन्च वाहन लागत को छोड़कर है 250 करोड़। तो और जो रोवर प्रज्ञान है वो जो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चंद्रमा की सतह पर भ्रमण कर शोध कार्य करेगा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को पानी की बर्फ से समृद्ध माना जाता है। और 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान चलते समय राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं जो रोवर प्रज्ञान के शोध के लिए 4 विज्ञान पेलोड किए गए हैं। और जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का जो उपयोग रासायनिक संरचना जांचने और खनिज संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा। और इसमें जो मुख्य बिंदु रहे हैं अब इस बार के, जो चंद्रयान-3 का जो लिफ्ट भार है जो लगभग 3,896 किलोग्राम है। और जो लैंडर रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस का है, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिन के समान है। और जो इसमें और मुख्य बिंदु जो याद रखने योग्य हैं वह है जो मिशन चंद्रयान-3 ने यूट्यूब पर लाइव सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इवेंट भी बन गया है। इसरो ने यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग लाइव स्ट्रीमिंग को 8.606 मिलियन यानी 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ देखा है। और चंद्रयान-3 के मतलब जो प्रधानमंत्री ने भी जो चंद्रयान-3 से संबंधित जो घोषणा की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को प्रति वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। और जो प्रधानमंत्री चांद पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के टच डाउन पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया है। और जो चंद्रयान-2 का जो टचिंग पॉइंट था उसे तिरंगा नाम दिया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च करेगा विश्व का पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट। स्काई रूट एरोस्पेस के बाद चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी श्रीहरिकोटा स्थित अपने प्रक्षेपण पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट की उपकक्षीय परीक्षण उड़ान को अंजाम देने को है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा प्रक्षेपित किए जाने 3D प्रिंटेड रॉकेट को अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर नाम दिया गया है। परीक्षण सफल होने की स्थिति में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बन जाएगा। और जो अग्निबाण शॉर्टेड रॉकेट को पृथ्वी के ठीक ऊपर तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका इंटीग्रेशन प्रोसेस 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया है। और अब इसमें हम पढ़ेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। तो स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, जो लगभग गोवा के तट पर 23 अगस्त 2023 को इसका परीक्षण किया गया है। और इसकी लगभग ऊंचाई 20,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है इसका परीक्षण। और अस्त्र एक अत्याधुनिक BVR हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है, जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र, इमारत और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे ईरान ने लॉन्च किया मोजेर 10 ड्रोन। तो नई ड्रोन शक्ति के रूप में उभर रहे ईरान ने अपने नए ड्रोन मोजेर 10 ड्रोन का अनावरण डिफेंस इंडस्ट्री डे के अवसर पर आयोजित डिफेंस एक्सपो के दौरान 22 अगस्त 2023 को किया है।
अब हम पढ़ेंगे 24 घंटे तक उड़ान भर सकने वाला यह ड्रोन इजराइल तक वार करने में सक्षम है। और ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की तरह है। यह ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और यह 210 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और यह एक बार में 2000 किलोमीटर तक बिना रुके यात्रा कर सकता है। और जो मोहजे 10 ड्रोन जो विकसित किया गया है वो 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। यह कई तरह के बम और एंटी रडार सिस्टम लेकर उड़ान भर सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टील्थ फ्रिगेट INS विंध्यगिरी लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में हुगली नदी के तट पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड केंद्र ने नौसैन्य युद्धपोत विंध्यगिरी को 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है। तो आपको बता दो जो विंध्यगिरी इस जो युद्धपोत का नाम रखा गया है वह कर्नाटक की पर्वत श्रेणियों के नाम पर रखा गया है। और इस युद्धपोत से पहले भी 5 युद्धपोत जारी किए जा चुके हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो INS विंध्यगिरी है जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से निर्मित छठा नौसैन्य स्टील्थ फ्रिगेट है। और जो पहले 5 युद्धपोत जारी हो चुके हैं उनके नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। और जो छठा जारी हुआ है उसका नाम है INS विंध्यगिरी जो 2023 में 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। और ये जितने भी 5 जारी हुए हैं जो 2019 से 2022 के दौरान जलावतरण किए गए हैं। और इस लॉन्च के बाद विंध्यगिरी अपनी कमीशनिंग से पहले शेष गतिविधियों और उपकरण परीक्षणों के लिए GRAC आउटफिटिंग जेटी में अपने 2 सहयोगी जहाजों INS हिमगिरी और INS दूनागिरी के साथ शामिल होगा। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं जो विंध्यगिरी है जो INS विंध्यगिरी जो 488 फीट लंबे और 6670 टन वजनी है। और इसमें दो डीजल इंजन लोड किए गए हैं और 2 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं। यह इलेक्ट्रिक डीजल युद्धपोत है और इसकी अधिकतम गति 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें 2 काउंटर मेजर सिस्टम लगे हैं। और अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट का अनुवर्ती वर्ग है जिसमें उन्नत हथियार, सेंसर, प्लेटफॉर्म और स्टील्थ फीचर्स प्रबंधन सिस्टम है। और 7 प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट MDL और GRAC में निर्माण विभिन्न चरणों में है। और इसमें से 5 लॉन्च हो चुके हैं जो फरवरी 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। लॉन्च किए गए फ्रिगेट है जैसे नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी हैं। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक परिदृश्य में हम पढ़ेंगे जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। पेट्रोलियम कार्गो के निर्यात में IWAI-MNRL के मध्य MOU HSBC इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की शुरुआत। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक। NLC इंडिया ने किया राजस्थान के साथ दीर्घकालीन विद्युत उपयोग समझौता। भारतीय रेल में 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी। तो हम सबसे पहले इसमें आर्थिक परिदृश्य में पढ़ेंगे जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। जो जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जो लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट जारी की है जो 26 अगस्त 2023 को जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से जो 21.93 मिलियन तो भूजल संबंधित योजनाएं हैं और जो 1.21 मिलियन सतही जल और योजनाएं हैं। और अब देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। और भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी इसमें शामिल है। और सतही जल योजना में सबसे आगे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। जो 5वीं गणना की तुलना में छठवीं जो लघु सिंचाई गणना के दौरान लघु सिंचाई योजना में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है। और इसमें जो महाराष्ट्र को एक खोदने और सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य रहा है। और लघु सिंचाई योजनाओं में से 97% उपयोग में है वर्तमान समय में। और इसके आगे हम पढ़ेंगे अधिकांश लघु सिंचाई योजनाएं 96.6% निजी स्वामित्व में है। और
अब से पहले देश में भारत सरकार द्वारा निम्न संदर्भ में से 5 लघु सिंचाई योजना की गणना करवाई जा चुकी है। जो सबसे पहली जो लघु सिंचाई गणना की गई थी वह 1986 में की गई थी, और जो अब 6वीं जो 6ठी जनगणना हुई है, जो सिंचाई गणना हुई है वो 2023 के अंतर्गत हुई है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम कार्गो के निर्यात के लिए IWAI और ANRL के मध्य MOU। तो बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन उत्पादों के परिवहन के लिए असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच 24 अगस्त 2023 को गुवाहाटी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में NRL और जो IWAI जोगीघोपा मल्टी मॉडल टर्मिनल के प्रतिमाह लगभग 10,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्यात करेगा। तो जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए ही PM गति शक्ति मास्टर प्लान, राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सशक्त बनाना है, और जो पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन उत्पादों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का उपयोग करना है। और यह समझौता ज्ञापन NW2 और IBPR के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को सक्षम करके पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 को पूरा करने में सहायक होगा, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक्जिम व्यापार का एक नया अध्याय शुरू होगा। और इसमें बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जा सकेगा। हम इसके आगे हम पढ़ेंगे HSBC इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की शुरुआत। HSBC इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ रणनीतिक गठबंधन अगस्त 2023 में बनाया है। यह पहल हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को लक्ष्य करती है, और इस योजना का उद्देश्य है रणनीतिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को प्राथमिकता देना और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के दृष्टिकोण को साकार करना है। हरित हाइड्रोजन की दक्षता, लागत, प्रभावशीलता और मापनीयता को बढ़ाने के लिए इस साझेदारी को 15 करोड़ का अनुदान प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा हाल ही में पारित केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को 19 अगस्त 2023 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 का उद्देश्य 2017 के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 वर्ष इसी अधिनियम में संशोधन करता है। और जो ये संशोधन किए गए हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। और इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्ध कराना, और इसमें मनी गेमिंग शामिल है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक ऑनलाइन सूचना डेटा उपलब्धता की परिभाषा में ऑनलाइन मनी गेमिंग को अलग करने के लिए 2017 में अधिनियम में संशोधन करेगा। GST परिषद ने जुलाई 2023 में संपन्न अपनी 50वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में दाव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% GST लगाने की सिफारिश की थी। अब NLC इंडिया ने किया राजस्थान के साथ दीर्घकालीन विद्युत उपयोग समझौता। जो NLC इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के CPSU योजना के तहत 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ दीर्घकालीन विद्युत उपयोग समझौता किया है। जो राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंगसर में 300 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। जो 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए विद्युत उपयोग समझौते पर NLC इंडिया लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा लिमिटेड के बीच में 17 अगस्त 2023 को जयपुर में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता लगभग आगामी 25 वर्षों तक लगातार रहेगा, जिसके अंदर 300 मेगावाट सौर ऊर्जा का लगातार आपूर्ति करता रहेगा। जो भारतीय रेल में 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, और ये ट्रैकिंग परियोजनाओं के लिए लगभग 32,500 करोड़ की अनुमानित लागत जारी की जा चुकी है। जो 16 अगस्त 2023 को इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। जो ये मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के नाम ये रखे गए हैं। जो पहली योजना है गोरखपुर छावनी वाल्मीकि नगर, दूसरी है सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना, तीसरी है नेरमुंडी बारंग और खुर्दा रोड विजयनगरम, और चौथी है मुदखेड़ मेडचल और महबूबनगर धोने, और चौथी है गुंटूर बीबीनगर, पांचवी है चौपन चुनार, और तथा आखिरी है राखियली गांधीधाम। ये प्रमुख मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश, लोहा और तैयार इस्पात, क्लिंकर, कच्चा तेल,
चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के ढुलाई के लिए आवश्यक मार्ग रहेगा। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक न्यूज इन शॉर्ट। तो जैसे बाढ़, तो बिहार स्थित मतलब बाढ़ में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, जो लगभग 660 मेगावाट इकाई परियोजना के प्रथम चरण की इकाई को विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 18 अगस्त 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया है। अब हम पढ़ेंगे PM-E बस सेवा। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना PM-E बस सेवा को 16 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें 169 देशों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी। इसके साथ ही ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे का उन्नत किया जाएगा। तो इस अनुमानित लागत में लगभग इस योजना में 57,613 करोड़ होगी, जो 20,000 करोड़ का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस योजना में ये बसें लगभग 10 वर्षों तक लगातार संचालन में समर्थन करेगी। और ये इस योजना उन शहरों में चुना जाएगा जहां जनसंख्या 3 लाख या इससे अधिक हो, और योजना में केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पर्वतीय राज्य को भी शामिल किया जाएगा। और लगभग 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक बसों का दायरा बढ़ाकर 40% और वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को श्रेणी फर्स्ट में मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा दिया था, और जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी 10 अगस्त 2023 को दे दी है। इसके साथ ही ONGC विदेश CPIC की लिस्ट में 14वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। अब पढ़ेंगे OIL बनी महारत्न। ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है, और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसको महारत्न कैटेगरी के अपग्रेड करने का फैसला किया है। जो केंद्र सरकार ने इस निर्णय के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई है, जिनका नाम है BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल इंडिया, HPCL, इंडिया ऑयल, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और OIEL। और इसके आगे हम पढ़ेंगे मंथली रिव्यू, जो वन लाइनर होते हैं। जो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग में कौन से पायदान पर पहुंच गया है, तो वह है तीसरे स्थान पर। सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापार का आंकड़ा 145 दिन के रिकॉर्ड समय पर पार कर लिया है। तो GEM की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2016 में। चीन के रियल एस्टेट कंपनी ने चीन में रियल एस्टेट संकट के बीच अमेरिका में दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन किया है, वह है एवरग्रांडे। तो रूस के आर्कटिक क्षेत्र के लिए बंदरगाह, किस बंदरगाह पर वर्ष 2023 में पहले 7 महीनों के इसके कुल 8 मिलियन टन कार्गो में भारत की हिस्सेदारी 35% थी, तो वह थी मरमंस्क बंदरगाह। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AA से घटाकर क्या कर दिया है? AA+ कर दिया है। तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड किसकी सहभागिता से लॉन्च किया है? तो वह है मेरियट बोनबॉय। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का निर्णय किया है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल 2018 को। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के प्रशिक्षुता और इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत 22 अगस्त 2023 को की है। जो NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई? जो वर्ष 2016। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान का आयोजन 25 जुलाई से 22 अगस्त 2023 की अवधि में कितने राज्यों में 49 जिलों में किया गया है, और 11 राज्यों में इस मेगा ऑयल वृक्षारोपण अभियान को चलाया गया था। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के अंतर्गत 64.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ के परिव्यय को मंजूरी अगस्त 2023 में दे दी है? तो वह है भारत नेट परियोजना। तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के समापन समारोह में वर्ष 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो वह है ब्राज़ील। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम पढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।